तो चलिए सीधे माहौल में चलते हैं। साल है 1227 ईस्वी। दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में ना एक अजीब सा डर फैला हुआ है। हाँ, मतलब हवा में धूल के साथ जैसे खौफ तैर रहा हो। बिल्कुल, लाखों घोड़ों की टापों की आवाज, धरती कांप रही है जैसे। और इन सब के पीछे बस एक नाम गूंज रहा है, चंगेज खान। चंगेज खान, वो नाम जिसने या तो बड़ी बड़ी सल्तनतों को मिटा ही दिया या फिर उन्हें घुटनों पर ला दिया था। सही कहा। ये दौर तो खैर अभूतपूर्व था ही। जी। और जो हमें जानकारी मिलती है उसके हिसाब से देखें तो अपनी मौत तक चंगेज खान कोई 40 बड़े युद्ध लड़ चुका था। 40? हाँ, और उसके अभियानों में जाने कितनी गई, करोड़ों में। और साम्राज्य वो फैला था कोई 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, आप समझिए लगभग पूरे अफ्रीका महाद्वीप जितना बड़ा एरिया। बाबरे, और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 16%, सीधे उसके नीचे। जी हाँ, 16% आबादी। और एक चीज जो हमेशा मुझे बहुत वो करती है, हैरान करती है, और जिसका जिक्र भी आता है जानकारी में, वो उसके जन्म से जुड़ी कहानी है। अच्छा, वो खून के थक्के वाली बात। हाँ, कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी दाहिनी मुट्ठी बंद थी और उसमें खून का एक थक्का जमा हुआ था। मंगोल मान्यताओं में इसे बहुत बड़ा संकेत माना गया, जैसे दिव्य इशारा हो। हाँ, कि या तो ये दुनिया बचाएगा या तबाह कर देगा। शायद ये मतलब आने वाले तूफान की पहली आहट थी एक तरह से। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बाद में इस संकेत का इस्तेमाल उसके सत्ता में आने को सही ठहराने के लिए किया गया हो। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत है, जो जानकारी है, उसके आधार पे हम तेमुजिन, जो बाद में चंगेज खान बना, हाँ, उसी तेमुजिन के जीवन को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मंगोलिया के उन दूर दराज बर्फीले मैदानों का एक लड़का कैसे इतिहास का सबसे ताकतवर और हाँ, कई मायनों में सबसे खौफनाक योद्धा बन गया। बिल्कुल, उसकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, बल्कि वो जो हालात थे उनसे लड़ने की और दुनिया को बदलने वाले नेतृत्व की भी कहानी है। तो शुरुआत फिर उसके बचपन से करते हैं, उसके जन्म और शुरुआती मुश्किलों से। साल 1162, मंगोलिया की वो कठोर धरती। नाम रखा गया तेमुजिन। जी। पिता थे यासुगे, एक छोटे मंगोल कबीले के सरदार थे। हर पिता की तरह वो भी चाहते होंगे कि बेटा बड़ा नाम करे, है ना? बेशक, लेकिन कहानी तो कुछ और ही निकली। हाँ, किस्मत ने जल्दी पलटवार किया। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता यासुगे, उनकी हत्या हो गई। ओह, कैसे? दुश्मन कबीला था तातार, उनके लोगों ने धोखे से जहर दे दिया था उन्हें। यह तेमुजिन की जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा सदमा था। सब कुछ बदल गया उसके लिए। और मुसीबतें तो बढ़ती ही गई होंगी, पिता का साया उठ गया। बिल्कुल, हालात और बिगड़ गए। होता है ना कबीलों में सत्ता के लिए लड़ाई। हाँ, अक्सर। तो बस तेमुजिन के अपने ही कबीले ने उसे, उसकी माँ होयलुन और उसके भाई बहनों को छोड़ दिया, बेसहारा कबीले से निकाल दिया। अपने ही लोगों ने? जी, जरा सोचिए वो हालत। मंगोलिया के वो खुले बेरहम मैदान, कड़ाके की ठंड, और एक माँ अपने छोटे बच्चों के साथ, न कोई ठिकाना, न खाना, न सुरक्षा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। जानकारी तो यही कहती है कि उनकी हालत जंगली जानवरों से भी बुरी हो गई थी। कंद मूल खाकर, छोटे मोटे जानवर मारकर गुजारा करना पड़ा। यही वो वक्त था जब तेमुजिन ने असल में जीना सीखा, मतलब जिंदा रहना सीखा। तो क्या यहीं से उसके अंदर का वो योद्धा जागा? हाँ, कह सकते हैं। उसे लड़ना पड़ा जिंदा रहने के लिए, शिकार करना सीखा, वो जो प्रकृति की मार थी उसे झेलना सीखा। बहुत छोटी उम्र में समझ गया वो कि दुनिया में भरोसा करना है तो सिर्फ अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर। ये जो तजुर्बे थे ना, ये एक भट्टी जैसे थे। उसके इरादे फौलाद के बन गए। उसने सीखा कि कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं है, और वफादारी, हाँ, वफादारी सबसे ऊपर है। तो ये तो बचपन का संघर्ष था जिसने उसे वो बनाया जो वो बना। लेकिन एक लड़का जिसे कबीले ने निकाल दिया, वो इतने सारे बिखरे हुए आपस में लड़ते मंगोल कबीलों का सरदार कैसे बन गया? ये सफर कैसे तय हुआ? ये उसकी कहानी का दूसरा बहुत अहम हिस्सा है। जब वो बड़ा हुआ, उसने अपने चारों तरफ देखा। क्या देखा? कि मंगोल कबीले आपस में ही लड़ मर रहे हैं, अपनी ताकत खुद ही खत्म कर रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई। हाँ, उसने महसूस किया कि अगर मंगोलों को कुछ बनना है, एक बड़ी ताकत बनना है, तो पहले उन्हें एक होना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया? धीरे धीरे अपने पुराने साथी जो वफादार थे उन्हें जोड़ना शुरू किया। पर ये आसान तो नहीं रहा होगा।
कबीले तो मतलब खून के रिश्तों और पुरानी दुश्मनी में उलझे होते हैं। आसान बिल्कुल नहीं था, और यहीं उसकी सोच की खासियत दिखती है। उसने वो जो पुरानी रिवायत थी कबीलों की, उसे चुनौती दी। किस तरह की रिवायत? कि भाई सिर्फ खून का रिश्ता चलेगा या ऊंचा खानदान देखा जाएगा। उसने ये सब नहीं माना। उसने एक नया उसूल बनाया, वफादारी और काबिलियत। अच्छा। हाँ, उसके साथ जो लोग जुड़े वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, आम चरवाहे थे, शिकारी थे, यहाँ तक कि पुराने दुश्मन कबीलों के लोग भी थे, अगर उन्होंने तेमुजिन के लिए अपनी वफादारी साबित कर दी। ये एक क्रांतिकारी कदम था उस वक्त के हिसाब से। यानी उसने मेरिट को, योग्यता को वंश से ऊपर रखा। बिल्कुल सही। उसकी सेना में, उसके राजकाज में पद मिलता था काबिलियत देखकर, ये देखकर नहीं कि किसका बेटा है। इस चीज ने हुनरमंद लोगों को उसकी तरफ खींचा, चाहे वो किसी भी कबीले के हों, किसी भी हैसियत के हों। तो धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ी। हाँ, बढ़ती गई। एक एक करके मंगोल कबीले या तो उसके साथ आ मिले या फिर लड़ाई में हार गए, और जो एकजुट हुए वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। और फिर वो पल आया जब तेमुजिन बन गया चंगेज खान। जी हाँ, साल 1206 मंगोल कबीलों के सारे बड़े सरदार इकट्ठे हुए। एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसे कुरुलताई कहते हैं। कुरुलताई, ये क्या होता है? समझ लीजिए, उनकी एक तरह की संसद थी या महासभा। वहीं पर तेमुजिन को सबने मिलकर अपना सबसे बड़ा नेता माना, अपना शासक, और उसे खिताब दिया चंगेज खान। चंगेज खान, इस नाम का मतलब क्या है वैसे? इसके कई मतलब निकाले जाते हैं, जैसे समंदर जैसा विशाल शासक, या कुछ कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का शासक। बात यह है कि अब वो सिर्फ तेमुजिन नहीं रहा था, वो पूरे मंगोल राष्ट्र का चेहरा बन चुका था। एक ऐसी ताकत जो अब दुनिया बदलने को तैयार थी। और इसने दुनिया बदली भी। उसकी सेना इतिहास की सबसे खतरनाक सेनाओं में गिनी जाती है। क्या खासियत थी उनकी? सिर्फ गिनती में ज्यादा थी इसलिए? नहीं, सिर्फ गिनती की बात नहीं थी। गिनती तो थी ही, पर असली ताकत थी उनकी लड़ने की तकनीक, उनका संगठन, उनका अनुशासन। मंगोल सेना अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती थी, और लचीलेपन के लिए। रफ्तार कैसे? हर सैनिक के पास कम से कम 3-4 घोड़े होते थे। 3-4? हाँ, इसका मतलब ये था कि सेना बिना रुके, बिना थके बहुत लंबी दूरी तय कर सकती थी। घोड़े बदलते जाते थे। कहते हैं सैनिक घोड़े की पीठ पर ही सो लेते थे, खा पी लेते थे। अरे, इससे होता यह था कि वो दुश्मन पर अचानक हमला कर सकते थे, बहुत तेजी से। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और उनकी तीरंदाजी, उसके बारे में भी बहुत सुना है। हाँ, वो तो कमाल के थे। बेहतरीन घुड़सवार और उतने ही बेहतरीन तीरंदाज। उनकी एक खास तकनीक थी। वो घोड़ा दौड़ाते हुए पूरी रफ्तार में पीछे मुड़कर तीर चलाते थे, और निशाना एकदम सटीक। पीछे मुड़कर दौड़ते हुए? जी, इसे पार्थियन शॉट भी कहते हैं। हालांकि ये तकनीक पहले पार्थियनों ने इस्तेमाल की थी, पर मंगोलों ने इसे और घातक बना दिया था। सोचिए, दुश्मन सेना पीछा कर रही है और मंगोल भागते भागते पलटकर तीरों की बारिश कर रहे हैं। दुश्मन का तो हौसला ही टूट जाता होगा। ये तो गजब की रणनीति है, मतलब भागते हुए भी हमला। और चालाकी सिर्फ यहीं तक नहीं थी, वो अक्सर एक और चाल चलते थे, झूठा पीछे हटना। फेंड रिट्रीट कहते हैं इसे। झूठा पीछे हटना, वो कैसे? वो ऐसे दिखाते थे जैसे डर कर भाग रहे हों। दुश्मन को लगता अरे ये तो भाग गए, और वो जोश में पीछा करने लगते, अपनी कतारें तोड़कर। जैसे ही दुश्मन फैला, मंगोल सेना की कोई छुपी हुई टुकड़ी या मुख्य सेना ही अचानक घूमकर उन पर हमला कर देती। अब दुश्मन फंस गया, बिखर गया, आसानी से मारा जाता था। बहुत चालाक। लेकिन किले वाले शहरों का क्या? उन्हें कैसे जीतते थे? घुड़सवार सेना के लिए तो मुश्किल होता होगा दीवारों से निपटना। हाँ, ये एक और चीज है जहां उन्होंने सीखा और बदलाव किया। शुरू में दिक्कत आई उन्हें किलेबंद शहर जीतने में, लेकिन उन्होंने हल निकाल लिया। कैसे? जानकारी मिलती है कि उन्होंने जो इलाके जीते थे, खासकर चीन और फारस, वहां के इंजीनियरों और कारीगरों की मदद दी। इन लोगों ने मंगोलों के लिए बड़े बड़े घेराबंदी के हथियार बनाए। जैसे दीवारों को तोड़ने के लिए वो लकड़ी के भारी लट्ठे, बैटिंग रैम, बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीनें, कैटापुल्ट और ट्रेबुशेट, और किलों की दीवारों पर चढ़ने के लिए ऊंची ऊंची मीनारें, सीज टावर। मतलब दुश्मन की ही तकनीक ली और उसी के खिलाफ इस्तेमाल की। और जासूसी, उसका भी जिक्र आता है ना? हाँ, उनका जासूसी का नेटवर्क बहुत तगड़ा था। कोई भी बड़ा हमला करने से पहले चंगेज खान के जासूस दुश्मन के इलाके में पहुंच जाते थे। वो पता लगाते थे कि दुश्मन की सेना कितनी बड़ी है, हथियार कैसे हैं, किले कितने मजबूत हैं, रसद कहां से आती है। अच्छा। यहां तक कि वहां की राजनीति में क्या चल रहा है, कौन लोग नाराज हैं, ये सब जानकारी जमा करते थे। इससे लड़ाई की योजना बनाने में बहुत मदद मिलती थी।
एक तरह से वो लड़ाई के मैदान में जाने से पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके होते थे। लेकिन इन सब तकनीकों के अलावा एक और हथियार था उनके पास, जिसका शायद सबसे ज्यादा असर होता था, डर, मनोवैज्ञानिक युद्ध। बिल्कुल, ये उनकी रणनीति का एक बहुत ही क्रूर लेकिन उतना ही असरदार हिस्सा था। वो जहां जाते थे अक्सर जानबूझकर बहुत भयानक कत्लेआम करते थे। जानबूझकर? हाँ, मकसद सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं होता था, मकसद होता था आसपास के इलाकों में दहशत फैलाना। वो कई बार कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देते थे जानबूझकर, ताकि वो भागकर दूसरों को बताएं। सही, ताकि वो दूसरे शहरों में जाएं और बताएं कि मंगोल कितने बेरहम हैं, क्या कहर बरपाते हैं। नतीजा क्या होता था? डर फैल जाता होगा। बिल्कुल, मंगोल सेना के पहुंचने से पहले ही उनका खौफ पहुंच जाता था। कई शहर, कई किले तो बिना लड़े ही हथियार डाल देते थे। उन्हें पता था कि अगर लड़ें तो मारे जाएंगे सबके सब। बुखारा शहर पर जब कब्जा हुआ तो चंगेज खान ने वहां की एक मस्जिद की मीनार पर चढ़कर भाषण दिया था। कहा, मैं खुदा का भेजा हुआ कहर हूं, अगर तुमने इतने गुनाह ना किए होते तो खुदा मुझे तुम्हारे पास ना भेजता। सोचिए, ये बातें कैसे फैली होंगी। प्रतिरोध करने की हिम्मत ही खत्म हो जाती थी लोगों की। उफ, तो फिर बात करते हैं उसकी विजयों की। कहां-कहां तक पहुंचा ये तूफान? शुरुआत तो उसने अपने पुराने दुश्मनों से की, तातार कबीलों का सफाया किया। फिर उसने उत्तरी चीन का एक बड़ा राज्य था पश्चिमी जिन, वेस्टर्न शिया, उसे हराया। अच्छा। उसके बाद मध्य एशिया में काराकेतान खानते पर कब्जा किया। लेकिन शायद सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी अभियान जो उसने छेड़ा वो था फारस के खिलाफ, ख्वारिज्म साम्राज्य के खिलाफ। हाँ, इसके बारे में सुना है। कहते हैं इसकी वजह उसके दूतों की हत्या थी। जी बिल्कुल, ख्वारिज्म के शाह ने चंगेज खान के भेजे हुए कुछ व्यापारी और राजदूत थे, उन्हें मरवा दिया था। चंगेज खान ने इसे अपना अपमान समझा और बदला लेने की ठान ली। और बदला भयानक था। बहुत भयानक। एक ऐसा हमला जिसने मध्य एशिया और फारस का नक्शा ही बदल दिया। उस जमाने के बड़े शानदार अमीर शहर थे समरकंद, बुखारा, उर्गेंज, मर्व, निशापुर, सब के सब लगभग मिट्टी में मिला दिए गए। निशापुर के कत्लेआम के जो आंकड़े बताए जाते हैं वो तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ऐतिहासिक किताबों में जिक्र आता है कि अकेले निशापुर में कोई 15 लाख से 17 लाख लोग मारे गए थे। 15 से 17 लाख एक शहर में? जी। अब हो सकता है ये आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ाकर हों, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी। ख्वारिज्म साम्राज्य का तो नामो निशान मिट गया। ये हमला इतना बेरहम था कि फारसी इतिहास में, कहानियां में सदियों तक इसका दर्द महसूस किया गया। और भारत की तरफ भी तो आया था वो। हाँ, वो ख्वारिज्म शाह का पीछा करते करते मंगोल सेना सिंधु नदी तक आ गई थी। ये बात है 1221 ईस्वी के आसपास की। उन्होंने आज के पाकिस्तान में जो मुल्तान और लाहौर के इलाके हैं वहां हमले भी किए। उस वक्त दिल्ली में कौन था? दिल्ली सल्तनत थी और सुल्तान थे इल्तुतमिश। हुआ ये कि ख्वारिज्म शाह का बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी। वो भागकर इल्तुतमिश के पास आया शरण मांगने। तो इल्तुतमिश ने शरण दी, चंगेज खान से लड़ाई मोल ली? नहीं, यहीं पर इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाई, कूटनीति का इस्तेमाल किया। उन्हें पता था कि चंगेज खान से सीधी टक्कर लेना दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, शायद तबाही ला सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जलालुद्दीन को शरण देने से साफ मना कर दिया और साथ ही चंगेज खान को पैगाम भिजवाया कि भाई भारत का मौसम गर्म है, यहाँ के हालात मंगोलों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। चंगेज खान शायद खुद भी भारत के अंदरूनी झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। उसका जो मुख्य दुश्मन था जलालुद्दीन, वो अब कमजोर हो चुका था, तो वो सिंधु नदी के किनारे से ही वापस लौट गया। तो इल्तुतमिश की होशियारी काम आ गई। बिल्कुल, उस वक्त भारत एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया इल्तुतमिश की इसी समझदारी की वजह से। ये तो वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन खुद चंगेज खान का अंत कैसे हुआ? 1227 में उसकी मौत हो गई। वो उस वक्त पश्चिमी जिन साम्राज्य के खिलाफ अपना आखिरी अभियान लड़ रहा था। मौत की वजह ये साफ नहीं है, आज भी रहस्य है एक तरह का। कुछ कहते हैं घोड़े से गिरकर चोट लगी थी, कुछ कहते हैं कोई बीमारी हो गई थी। मंगोलों ने उसकी मौत की खबर और उसे कहाँ दफनाया गया, ये बात बहुत गुप्त रखी। आज तक पता नहीं है कि उसकी कब्र कहाँ है। लेकिन उसकी मौत से मंगोल साम्राज्य रुका तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंगेज खान ने मरने से पहले ही इंतजाम कर दिया था, साम्राज्य को अपने बेटों और पोतों में कैसे बांटना है ये तय कर दिया था। उसकी मौत के बाद साम्राज्य 4 बड़े हिस्सों में बट गया। इन्हें खानते कहते थे। खानते मतलब अलग अलग खानों के इलाके। एक था मध्य एशिया में चगताई खानते, एक चीन और मंगोलिया में युआन राजवंश, जिसे उसके पोते कुबलाई खान ने शुरू किया। हाँ, कुबलाई खान का नाम तो सुना है। जी।
तीसरा था फारस और मध्य पूर्व में इलखानते, और चौथा पूर्वी यूरोप और रूस में, जिसे गोल्डन होर्ड कहते थे। और इन सब ने अगले कई दशकों तक मंगोलों के विजय अभियान जारी रखे। और इसी दौरान बगदाद की तबाही हुई। हाँ, ये मंगोल इतिहास का एक और बहुत ही काला पन्ना है। 1258 में चंगेज खान का पोता था हुलगू खान, वो इलखानते का शासक था। उसने बगदाद पर हमला किया। बगदाद तो उस वक्त अब्बासी खिलाफत की राजधानी थी ना? जी हाँ, और सिर्फ राजधानी नहीं, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर था, इल्म का, साइंस का, कल्चर का। हुलगू खान की सेना ने शहर को घेरा और कुछ ही हफ्तों में उसको कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। मंगोलों ने बगदाद में भयानक कत्लेआम किया। अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ ही दिनों में 8 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मार दिए गए। 8 से 20 लाख? हाँ, शहर को लूटा, जला दिया। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ बैत अल हिकमा का, ज्ञान का घर, लाइब्रेरी। जी, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जिसमें लाखों किताबें थीं, दुर्लभ पांडुलिपियां थीं। कहते हैं मंगोलों ने सारी किताबें टिग्रिस नदी में फेंक दी। इतनी किताबें थी उनकी स्याही से नदी का पानी कई दिनों तक काला या नीला दिखता रहा। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, ये ज्ञान की, पूरी सभ्यता की तबाही थी। इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर बिखरा कैसे? इसके पतन की क्या वजहें रहीं? देखिए, कोई भी साम्राज्य हमेशा तो नहीं रहता। मंगोल साम्राज्य के गिरने के भी कई कारण थे। जो हमें जानकारी मिलती है उसमें कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे? पहला तो अंदरूनी झगड़े। चंगेज खान के बाद जो उसके वंशज आए, उनमें अक्सर गद्दी की लड़ाई होती रहती थी। ये जो अलग अलग खानते बने थे वो भी आपस में लड़ते थे। इस फूट ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। एकता नहीं रही। सही। दूसरा, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना कोई आसान काम तो था नहीं। प्रशासनिक मुश्किलें थीं, अलग अलग इलाके, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रस्मों रिवाज, सबको एक साथ साधना मुश्किल होता गया। हाँ, ये तो है। तीसरा, जो इलाके जीते थे वहां के लोग, वो धीरे धीरे मंगोल राज के खिलाफ उठने लगे, अपनी आजादी के लिए लड़ने लगे। स्थानीय विद्रोह। जी। और चौथा कारण भी दिलचस्प है। समय के साथ कई मंगोल शासक और जो बड़े लोग थे वो वहीं की संस्कृति में घुल मिल गए जहां वो राज कर रहे थे। जैसे फारस में फारसी बन गए, चीन में चीनी तौर तरीके अपना लिए, इस्लाम अपना लिया या बौद्ध धर्म। इससे उनकी जो अपनी मंगोल पहचान थी, वो एकता थी, वो कमजोर पड़ गई। क्या कोई खास घटना या लड़ाई थी जिसने इस पतन को तेज कर दिया? हाँ, कुछ बड़े मोड़ आए। जैसे चीन में 1368 में मिंग राजवंश आया, उसने मंगोल युआन राजवंश को हटा दिया। चीन फिर से हान चीनियों के हाथ में आ गया। अच्छा। रूस में मॉस्को जैसा शहर ताकतवर हुए और उन्होंने गोल्डन होर्ड से लड़कर आजादी हासिल कर ली। लेकिन शायद फौजी नजरिए से सबसे बड़ा झटका लगा 1260 में, ऐन जलूत की लड़ाई में। ऐन जलूत, ये कहाँ हुई थी और क्या हुआ था? ये लड़ाई आज के इजराइल फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी। इसमें मिस्र के ममलूक सुल्तान थे। ममलूक, ये कौन थे? ये खुद पहले गुलाम लड़ाके हुआ करते थे, जो बाद में शासक बन गए थे। उन्होंने हुलगू खान की फौज के एक हिस्से को बुरी तरह हराया, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में। ये पहली बार था? हाँ, ये पहली बार था जो मंगोल सेना को किसी बड़ी मैदानी लड़ाई में ऐसी सीधी और करारी हार मिली थी। इससे पहले मंगोलों को लगता था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ऐन जलूत ने यह भ्रम तोड़ दिया और मंगोलों का जो पश्चिम की तरफ फैलाव था वो रुक गया। ये साबित हो गया कि मंगोलों को भी हराया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो चंगेज खान की विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक क्रूर हमलावर था या कुछ और भी था? उसकी विरासत ना बहुत मिली जुली है, उलझी हुई है। एक तरफ तो वो इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी जीत के साथ भयानक हिंसा जुड़ी है, तबाही जुड़ी है। करोड़ों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हुए, सभ्यताएं पिछड़ गई। तो उसे एक बेरहम तानाशाह की तरह देखना बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कोई दूसरा पहलू भी है इसका? मतलब कुछ अच्छा भी हुआ? हाँ, सीधे तौर पे नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ असर अच्छे भी हुए। मंगोल राज के तहत वो जो पूरा बड़ा इलाका था यूरेशिया का, उसमें कुछ हद तक शांति आई, लड़ाइयां कम हुई। इसे पैक्स मंगोलिका कहते हैं। पैक्स मंगोलिका, मंगोल शांति। हाँ, इससे हुआ ये कि व्यापार के रास्ते, खासकर सिल्क रोड, वो ज्यादा सुरक्षित हो गए। व्यापार बढ़ा, पूरब और पश्चिम के बीच आना जाना बढ़ा। आइडियाज, तकनीकें, कल्चर, इनका लेन देन तेज हुआ। जैसे बारूद है, कंपास है, कागज बनाने की तकनीक, प्रिंटिंग, ये सब चीनी खोजें थी जो इसी दौर में पश्चिम तक पहुंची। तो उसने अनजाने में ही सही दुनिया को जोड़ने का काम भी किया।
ये तो वाकई एक बहुत पेचीदा तस्वीर उभरती है। उसके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, कोई सबक? देखिए, उसका जीवन ये तो दिखाता है कि अगर लीडरशिप कमाल की हो, इरादा पक्का हो और आप हालात के हिसाब से ढलना जानते हो, तो इंसान क्या नहीं कर सकता। एक अनाथ बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। लेकिन साथ ही ये कहानी ये भी दिखाती है कि ताकत का अंधा इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है और ताकत की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जैसा कि हमारी जानकारी के आखिर में भी लिखा है कि तलवार से साम्राज्य बनते जरूर है, पर सिर्फ तलवार के दम पर चलाए नहीं जा सकते। उन्हें बनाए रखने के लिए न्याय, एकता और स्थिरता की जरूरत होती है। बिल्कुल। चंगेज खान एक बेमिसाल फौजी रणनीतिकार था, साम्राज्य बनाने वाला था। उसने बिखरे हुए कबीलों को जोड़कर एक वर्ल्ड पावर बना दिया। लेकिन शायद उसके साम्राज्य की बुनियाद सिर्फ जीत और कंट्रोल पर टिकी थी। उसमें शायद वो मजबूत इदारे, वो साझे कदरें, वो इंसाफ का निज़ाम नहीं बन पाया जो इतने अलग अलग तरह के लोगों को, इतने बड़े साम्राज्य को लंबे वक्त तक एक साथ रख पाता। और उसकी मौत के बाद वो कमजोरियां सामने आ गईं। हाँ, वो कमजोरियां उभरने लगी और आखिरकार साम्राज्य बिखर गया। तो संक्षेप में कहें तो चंगेज खान इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें हैरान भी करता है और डराता भी है। एक लड़का जिसे छोड़ दिया गया था, वो दुनिया का विजेता बना। एक बेरहम योद्धा जिसने लाखों जानें ली, लेकिन जिसने अनजाने में ही सही दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि तलवार से बना साम्राज्य बिना स्थिरता के टिक नहीं पाया। ये बात इतिहास के दूसरे बड़े साम्राज्यों पर कितनी लागू होती है? क्या उन साम्राज्यों की मजबूती का राज भी, जो शायद किसी और तरह से बने दिखते हैं, आखिर में जाकर न्याय और एकता में ही छिपा होता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।